हो गया सर? और तारीख कितनी है? फिर कल आपने क्या क्या देखा था? वस्तुनिष्ठ लिखी थी, संतनिष्ठा, ठीक है। और लिखो कल मैंने क्या दिखाया था? क्या था कल? तीन पेज रहे होंगे। हाँ 4 छोड़ देना। क्या कल क्या लिखवाया था मैंने? लास्ट टाइम क्या बोली थी कल मैंने? हैं? अरे सानिया मिर्जा क्या नाम है? तुमने लिखा ही नहीं होगा। हाँ देखो देखो, अच्छा देखो देखो, अरे देखो 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 ना 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 कतई, तुम ईमानदार महिला हो। वो लड़की मतलब छात्रा, प्रतियोगी छात्र। लास्ट वाला क्या था? हाँ ये है, लड़की ने बताया। हाँ निष्पक्षता का महत्व करा दिया था। हाँ वस्तुनिष्ठता। हाँ सही है। लास्ट लाइन था, विशेषज्ञ और पेशेवरों को सलाह ध्यान में रखा जाना। लास्ट लाइन यही होगी ना, योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाना। ना अगला पॉइंट देखो, तटस्थता। यार कोई नहीं आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। आप पढ़ेंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे, हंसा देवी आए या ना आए। लिखो, तटस्थता का मतलब एक ऐसा रुख अपनाना है जो नैतिक दुविधा में, का मतलब एक ऐसा रुख अपनाना है, रुख अपनाना है जो नैतिक दुविधा में एक पक्ष को दूसरे पक्ष पर तरजीही, मतलब वरीयता, तरजीह तारा जा जापही की मात्रा हाथ तरजीही देने से बचता है। यह नैतिक निर्णय लेने में पक्षपात या वरीयता की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है। निर्णय लेने में पक्षपात या वरीयता की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है।
यह नैतिक मुद्दों के प्रति विमुखता या उदासीनता के बारे में नहीं है। अभी लिखो, अच्छा लिखो ये, अच्छा मैं थोड़ा सा 1 मिनट लिखो, अब लिखो लिखो यह नैतिक, अरे लिखो भैया, वो टीचर साइंस वाले नाराज होते हैं। यह नैतिक, हेलो, यह नैतिक निर्णय लेने में पक्षपात या वरीयता, यह नैतिक निर्णय लेने में पक्षपात या वरीयता की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है। समझ में नहीं आई लाइन? अच्छा, ये नैतिक मुद्दों के प्रति वो 4 छोड़ी 180 रुपये का काला था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो उसको तो बता, वो एक देर से परेशान। हाँ, वो ये नैतिक मुद्दों के प्रति विमुखता या उदासीनता के बारे में नहीं है। विमुखता, जैसे तुम्हें कोई लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, फिर नहीं अच्छा लगा, विमुखता होती है, अलगाव। जल्दी समझ में आता है तो नेताओं, हीरो एक्ट्रेस को नहीं दूँ, एक्टर एक्ट्रेस, देखो उदासीनता के बारे में नहीं है। विमुखता या उदासीनता के बारे में नहीं है, बल्कि उचित और निष्पक्ष मन से, तो मुझे 1 मिनट और तो मेरा थोड़ा तो परेशान था ना, चाबी नहीं मिल रही क्या। उचित और निष्पक्ष मन से उन पर, शुरू से बोल रहा हूँ, अच्छा लिखो, रुको रुको, ये नैतिक निर्णय लेने में पक्षपात या वरीयता की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है। यह नैतिक मुद्दों के प्रति विमुखता या उदासीनता के बारे में नहीं है, बल्कि उचित और निष्पक्ष मन से उन पर विचार करने के बारे में है, और निष्पक्ष मन से उन पर विचार करने के बारे में है। ठीक है, उदाहरण के लिए, और 40 मिनट से परेशान था उसी चीज को लेकर, तो सोचे यार ताला कैसे तोड़ूंगा जाके अपना। उदाहरण के लिए, एक बार ताला तोड़ते हुए तुम्हारा कुंदाई टूट गया, मकान वाले का नया पापा उसको बड़ा ही आया, तो 200 रुपये मैं दिया। उदाहरण के लिए, हालांकि पत्रकारों के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन नैतिक पत्रकारिता के लिए समाचारों को, लेकिन नैतिक पत्रकारिता के लिए समाचारों को तटस्थता से प्रस्तुत, राधे राधे, बैठ जाओ पीछे, तुम्हारी सहेली तो आगे बैठ गई। हाँ, तुम उसी के पास बैठो, मैं कोई दिक्कत नहीं, बोलना मत, बस ज़्यादा मत बोलना, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। जो शांति से बैठी, उसकी दोस्त नहीं आएगी सिमरन, तो बिल्कुल शांति से बैठी हुई है, नहीं तो इतनी देर में 1-2 बात बता दी होती कहानी में। हाँ, वो अब नहीं बोल रहा तो सर आप बहुत तेज बोल रहे थे, अब आराम से, ऐसा ना कोई काम फ्री माइंड से करो ना तो ठीक होता है। प्रस्तुत करना तथा पूर्वाग्रह
या सनसनी फैलाने से बचना आवश्यक है। बचना आवश्यक है। अगला निकालो, एक लोक सेवक के लिए तटस्थता का महत्व। न्यूट्रल, न्यूट्रल है क्या, ना भाजपा को वोट देंगे ना सत्ता को वोट देंगे, जहां मना हो वहां वोट दे देंगे। एक लोक सेवक के लिए तटस्थता का महत्व, ये हेडिंग पड़ेगा। चरण सिंह कोई बात है क्या, परेशान दे रहे हो? कोई बात मम्मी ने कह दी हो या किसी और ने कह दी हो तो उसको लेके काफ़ी सीरियस हो। ये हेडिंग ना लो। न्याय संगतता और निष्पक्षता, हेडिंग वाले इसी पॉइंट लिखते हैं क्यों महत्व है उनका। जस्टिफाई और न्यूट्रल, और एक सिविल सर्वेंट जस्टिफाई नहीं करेगा आपके साथ, अपनी जनता के साथ जस्टिफाई नहीं करेगा। सरकार ने जो स्कीमें चलाई हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, किसी वर्ग के जो स्कीमें चल रही हैं उनको परफॉर्म नहीं करेगा, उनको जस्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ है, तुम कितना भी ये सब पढ़ लो, परीक्षा में लिख लो जाके, लेकिन जब जिस दिन में तुम्हारा जन्म हो जाता है ना, जिसमें तुम पढ़ना शुरू कर देते हो, तुम्हारे ऊपर किसी न किसी चीज़ का प्रभाव रह ही जाएगा। कोशिश कर लेना तुम। देखो तुम अभी एक कोई लड़की SDM बन जाए अभी, और कोई लड़की रोते पीटते बिल्कुल आ जाए कि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा, सफल वालों ने बहुत पीटा है, ये है वो है, तो लड़की के नाते तुमको दया आ ही जाएगी। चाहे भले उसकी 100% गलती हो, अपनी सास को रोज पीटती हो, अपने हस्बैंड से दुर्व्यवहार करती हो, कुछ भी करती हो, लेकिन वो तो क्या चीज़ मामला है, जैसे तुमने रिपोर्ट दर्ज कर दी, फिर वो भी दर्ज कराया कि ये मामला है, फिर उसकी जाँच सही होगी, क्या सही है क्या गलत है। तो फिर तुमने लड़की जल्दबाजी फोन पे गाली दे दी अपने हस्बैंड को, फिर रिकॉर्डिंग कर ली, उसने गाली दी, तुम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है ना, तो उसके पास तो प्रूफ है, तो भाई साक्ष्यों के आधार पर चलता है कानून। तुम किसी व्यक्ति का दिन दहाड़े मर्डर कर दो और लोगों ने देख लिया, कैमरे में आ गया और कोई गवाही नहीं देगा, तो सरकारी वकील दिखा देगा कि कैमरे के सामने मर्डर हुआ है, आप पकड़े जाओगे। एक मर्डर जो रात में हुआ हो और आप नकाब लगा के आए हो, आपके चेहरे की पहचान ना हो, उसमें संदेह के आधार पर आप बच जाओगे। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने किसी ने, जयपुर में 2008 में बम विस्फोट हुआ था। अच्छा, अखबार कितने लोग पढ़ते हैं, उसमें कौन पढ़ता है, हाथ खड़ा करना जरा। हाँ, अखबार लेट आता है, कौन पढ़ता है अखबार में? हाथ खड़ा कर सकते ना ऐसे करके। आप पढ़ते हो क्या था फ्रंट पेज पे, आज बताओ। अच्छा, लेट आता है। मोबाइल तो सबके पास है ही ना। अमर उजाला, जनसत्ता, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण में तुम लोग को बता दे रहा हूँ। तुम हिंदी मीडियम के छात्र दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ा दो, उसका ऐप डाउनलोड कर लो। दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है, 8 पेज होते हैं इसमें, ठीक। पूरा दिल्ली जितने बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं हिंदी माध्यम की, इस अखबार की संस्करण, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है, काम की चीज़ रहेंगी, नहीं कि गए एक्सीडेंट हो गया, छेड़खानी हो गई, फालतू न्यूज़, केवल काम की चीज़। 8 पेज का अखबार होता है और 8 या 9 रुपये में आता है, सामान दैनिक जागरण में महंगा आता है, और 2 से 3 एडिटोरियल उसमें रोज रहेंगे, बहुत अच्छे। वुमेन एम्पावरमेंट का रहेगा, बच्चों पे जो हमला हो रहा है उन पर रहेगा, वृद्धावस्था हो रहा है, सरकारी कोई स्कीम चल रही है उसके लिए रहेगा। मतलब वो अखबार एकदम, बच्चे उसको नोट्स की तरह रखते हैं बिल्कुल। हालांकि उसका जो भी मैटर आता है, विजन IAS की मैगजीन आती है, GS वर्ल्ड वाले हैं जो भी कोचिंग हैं, तो क्योंकि मैंने घंटा चक्र में काम किया है ना, तो मैंने खुद उन चीज़ों के इतिहास के क्वेश्चन को बनाया है, तो वो बहुत यूजफुल रहता है कोई भी चीज़। और द हिंदू अगर पढ़ सको, तुम में कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, एक तुम चैनल लिख लो ओनली IAS करके, अगर किसी को नहीं पता है ओनली IAS, ठीक, ये है ओनली IAS।
ये क्या करता है, पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल है उनको हिंदी में पढ़ाता है। काम की चीज़ सीख लो, ओनली IAS। दुनिया भर के वीडियो देखने का अच्छा है, आधे घंटा ओनली IAS देख लिया करो रोज। ओनली IAS का प्रीलिम्स बूस्टर आता है 28 मिनट का, पूरे दिन भर की काम की चीज़ रहती है उसमें, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो कम से कम, तो भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जो टॉप क्लास के मंत्रालय हैं, वुमेन एम्पावरमेंट मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, क्योंकि सरकार जब भी कोई स्कीम लॉन्च करती है तो उसका प्रचार जरूर करती है। प्रचार करने का उद्देश्य होता है कि जिस तबके के लिए और जिस आदमी के हित के लिए जो स्टेक होल्डर रहता है, हितधारक हैं, जिनके लिए चलाई जाती है, उनका वो प्रचार करती है। जैसे PM किसान सम्मान निधि 2000 रुपये आप लोगों कई लोगों के फादर के खाते में आते होंगे, तो उसका सरकार ने प्रचार किया कि हम PM किसान सम्मान निधि चला रहे हैं और जो भी इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक, वो इसके लिए फॉर्म कर सकता है। तो सरकार कोई भी चीज़ करती है ना, आप सोशल मीडिया कहते हैं चलो फेसबुक देखो, व्हाट्सएप चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप काम की चीज़, फॉलोअर तो 5000, लाइक 5 नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो कम से कम मैं आपको 5 चीज़ें, जैसे अच्छे जितने भी मंत्रालय हैं, पहले प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, महिला बाल विकास मंत्री जो महिला होगी, ठीक है, अच्छे 8-10 मंत्रालय, और जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आप विराट कोहली को फॉलो कर सकते हो, उसने कोई प्रचार किया, आप निकट जरीन मुक्केबाज है उसको कर सकते हो, और जो लवलीना बहुत, जो अच्छे लोग ना जो नेशनल न्यूज़ में छाए रहते हैं खेल के माध्यम से, या कोई स्कीम चला रहा है उसके माध्यम से, या आर्थिक क्षेत्र में जो है, ठीक है, उनको आप फॉलो कर सकते हो। कम से कम रोज़ अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो 1 से 1.5 घंटा पर डे देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ओनली IAS सबसे, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सुबह उठ के दिल्ली का बच्चा चाय पीने के बाद सबसे पहले ये काम करता है। पहले दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ेगा, जनसत्ता मंगाता हो जनसत्ता पढ़ लेगा, ठीक, जनसत्ता अगर नहीं मंगाता हो तो राष्ट्रीय संस्करण मंगाता हो, एक चीज़ पढ़ता है। अखबार मतलब हार्ड कॉपी नहीं पढ़ेगा तो ऑनलाइन पढ़ेगा। अगर आपको लग रहा है कठिन है, यहाँ तो मिलेगा कि पीलीभीत में सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, ऐप डाउनलोड करो, उसको खोलो, उसमें एडिटोरियल पढ़ लो। ओनली IAS, ओनली, अभी आप खोल लो, चाहे खोल के देखो यूट्यूब पे, ओनली IAS प्रीलिम बूस्टर आ गया होगा, पर डे ओनली IAS का प्रीलिम बूस्टर एडिटोरियल जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ो ध्यान से। और सुबह उठते खन, जैसे सुबह उठे, कुछ लोग जब नहीं नहाते हैं, सीधे नाश्ता कर लिया, कोई लोग उठे, नहाए, स्नान किए, फ्रेश हुए, पूजा की, उसके बाद काम करना शुरू किया। सबसे पहले काम आपको नाश्ता के साथ या नाश्ता के बाद या नाश्ते से पहले कम से कम आपको राष्ट्रीय संस्करण पढ़ लेना चाहिए। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करने आए हो तो, और खाली कहा जा रहा है कि हाँ एड्रेस पढ़ने आया है, चश्मा लगाए और अगर टाइम पास करने 1.5 घंटा मैंने पढ़ा दिया, नोट्स बनाए, जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये इस तरीके बही खाते वाले नोट्स हैं ना, दिल्ली में बिल्कुल रद्दी के हिसाब से 150 रुपये बिकते हैं पूरे मुखर्जी नगर में। एथिक्स की 100 कोचिंगों के नोट्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन UPSC का पेपर उठा के दिखाना, जो मैंने पढ़ाया है पूछा वही होगा, लेकिन वो इतने हिसाब से पूछते कि तुमने सीखा क्या। सीधे सीधे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा तुमसे, तुम्हें कोई घटना दे देगा, एक लाइन डालेगा, आपको तुमसे बुलवाएगा अंदर से कि तुमने क्या पढ़ा है। जैसे कोई घटना घटती है ना, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है तो निबंध लिखा जाता है, तो सरकार उसके लिए एक बहुत चीज़ समझ लो, इसमें 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जब मैं लास्ट में कराऊंगा तुमको बताऊंगा। जैसे महिला सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण इसलिए समझा रहा हूँ, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, ठीक, पर्याप्त मात्रा में। जैसे इसका जो आर्थिक पहलू, सरकार महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजना चला रही है, मुद्रा स्कीम है, ठीक, छोटे छोटे लोन देती है महिलाओं के लिए, सखी योजना जो होता है छोटा छोटा, ठीक है, लोन देना उनके लिए। फिर सामाजिक स्कीम में कौन सी चल रही है, ठीक, फिर उसका कानून, जैसे 2005 घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रथा अधिनियम हो गया, ठीक है, 498 ये हो गया उसकी CRPC क्रिमिनल पीनल कोड की, IPC इंडियन पीनल कोड की। ये जब छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये निबंध में लिखे जाते हैं। तुम निबंध में जब तक अपनी व्याख्यान के साथ वस्तुनिष्ठता का प्रयोग नहीं करोगे,
तुमने बता दिया कि रेप के फरवादे के मामले महाराष्ट्र से आते हैं, तुमने अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया। अब तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा होगा, वो थोड़ी रेप का डाटा बढ़ के आएगा, वो तो तुम जो लिख दोगे उसको पता रहेगा कि हाँ भाई महिलाओं की दशा पहले से सुधरी है, लेकिन अभी भी घरेलू हिंसा अधिनियम, ऑनर किलिंग, दहेज, बलात्कार, रेप, छेड़खानी। अब यहाँ लोगों ने अखबार पढ़ा था, एक हाई कोर्ट का जज था, उसने बोला कि अगर आप किसी लड़की को ले जाओगे और उसका नाड़ा तोड़ते हो और उसके हाथ फिराते हो तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चीफ जस्टिस ने 3 दिन बाद पलटवार किया उसको। ये न्यूज़ आप देख लेना, 3-4 दिन मेन स्ट्रीम में रही थी, ये न्यूज़ देख लेना। उन्होंने दिया है कि अगर आप किसी लड़की को या किसी, कोई पढ़ा है आप लोगों को अखबार, आप पढ़ते ही नहीं है। उन्होंने बोला कि किसी महिला को आप पुलिया के नीचे, हाँ ये शब्द यूज़ किया था, पुलिया के नीचे ले जाओगे, उसका नाड़ा तोड़ दोगे, उसके इस बदन पे आप हाथ फिरा दोगे तो वो अपराध की श्रेणी में, बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। 3 दिन बाद चीफ जस्टिस ने उसका संज्ञान ले लिया। भाई जब आप इस चीज को बलात्कार नहीं मानो तो आप किस चीज को बलात्कार मान रहे हो? मतलब ये तो आप एक आप जो विवेक, अपने दिमाग का, मस्तिष्क का प्रयोग करो। जब आप इस छोटी सी घटना को बलात्कार की श्रेणी में या छेड़खानी की श्रेणी में नहीं रख रहे हो, फिर आप किस श्रेणी में रखोगे? बलात्कार को, रेप को, या उसको? भाई जो पीड़िता है उसकी तो बेइज्जती हो गई। आप फिर एक चीज और देखना, जिस लड़की के साथ इस तरह की घटना घटती है रियल में, इसने नाम लगा दिया पैसा कमाने के लिए कि छेड़खानी हुई, तो उसकी बात अलग है। कभी पीड़िता का असली नाम नहीं लिखा जाता, जानते हो, क्योंकि इसकी भी सामाजिक पहचान है, उसके पिताजी की भी सामाजिक पहचान है, उस पहचान को छुपाया जाता है। लेकिन आज सोशल मीडिया इतनी है कि पीली मीट में अगर कोई जेसीबी खोद रही है, 200 आदमी वीडियो बना रहे हैं जेसीबी से खोद रहा है गड्ढा। कितने लोग खाली है यूट्यूबर टाइप में, गड्ढा खुदते हुए देख रहा है, कहाँ से कहाँ खुदेगा, कितना खुदेगा, समझ रहे हैं? तो काम की जितनी चीज़ें हैं उन सबको पढ़ना सीखो। और एथिक्स के आंसर आप तभी अच्छे लिखोगे जब आप सोशल जस्टिस, सोशल इंक्लूजन, वेलफेयर स्टेट, मतलब छोटे छोटे पॉइंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, पर्यावरण, हर चीज़ को याद रखो, क्योंकि आपको चीज़ों को लिंक करना रहता है। अगर आप लिंक करके आंसर नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे ही। और अगर भाई ठीक हो, आपको लिंक करके सारे आंसर लिखिए। अभी वो मैं 3-4 कॉपी तुम्हें डाल देता है एथिक्स की, लेकिन थोड़ा सा ये ना कि अभी जब पढ़ा रहे हो और दृष्टि की कॉपी डाल रहे हो या विजन की डाल देते, जो टॉपर लड़के हैं, मैं कोशिश कर रहा था लेकिन डाली, तो मैंने सोचा अभी रहने दो, कोचिंग में पढ़ा रहा है, बोलते विजन आईएएस की कॉपी डालना है, ठीक नहीं ना। आप लोग खुद ही जब विजन आईएएस की साइड पे जाओ ना, वहाँ एथिक्स की कॉपी देखो कि कैसे लड़कों ने आंसर लिखे, लड़कियों ने आंसर लिखे, तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा। जब तक आप क्वेश्चनों के आंसर पहले पढ़ोगे नहीं और क्वेश्चनों के आंसर लिखे हुए नहीं देखोगे, तब तक आप 100 क्लास में एथिक्स की 10 टीचरों से पढ़ लो, इस बार भी पढ़ना, अगले साल भी पढ़ना, उससे अगले साल भी पढ़ना, ऐसे थोड़ी आता है। जब तक आप आंसर लिखकर आज थक जाते हैं, आंसर लिखते लिखते, सही बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप खुद भी लिख के बैठो ना, 5 क्वेश्चन उठा लो और वो तो सुबह लिखना है इनके आंसर। और किसी ऐसे व्यक्ति को चेक कराओ जिसने, जो सेलेक्टेड हो, या जो कोचिंगें अपनी टेस्ट सीरीज कराती हैं 2,500-3 हज़ार रुपये लेके, उनको दिखाओ तो वो बता देंगे। जैसे आपने जो भी आंसर लिखा होगा, व्याकरण शुद्धि है, बिंदी का ध्यान रखो, डाटा का प्रयोग नहीं करा, तटस्थता का मेन प्रयोग नहीं है, वो 4-5 पॉइंट बता देंगे, नंबर दे देंगे 10 में पर 2.5 नंबर तो चाहिए आपको 6.5 सेलेक्ट होने के लिए, तो 6.5 के आपको व्याकरण शुद्धि का भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्टैटिक पोर्शन है उसका भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। और एथिक्स में तो आप जितने एग्जाम्पल दे लो उतने कम हैं, लेकिन 8 मिनट का टाइम रहता है एक क्वेश्चन की। समस्या ये है ना, 8 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देता है। 8 मिनट के बाद खेल के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आते तो क्वेश्चन कर नहीं पाते लोग, तुमको सब क्वेश्चन आ रहे होंगे तब नहीं कर पाओगे तुम, ये स्थिति रहती है। तो क्वेश्चन बनाने वाली जो टीम होती है, तो बनाते हो उनको दिमाग में रहता है कि ये क्वेश्चन, ये लाइन इतनी लंबी है तो हमको बच्चे इसमें इतना लिख पाएगा, तो छूट जाता है सबके 2%, 1% तो सबके छूट जाते हैं। आते हुए स्थिति बात बता रहा हूँ मैं। और तुमने 20 की 20 कर लिए तो तुम किसी क्वेश्चन में मैटर कम डालोगे, ये भी तुम्हें बता दे रहा हूँ मैं कहाँ लिखवा रहा था, हाँ मैं तुमको घटना बता रहा था, वो आज जो घटना हुई थी जयपुर में ब्लास्ट में, इसमें 5 लोग फंसे थे, तो 4 लोग तो स्पष्ट पकड़े गए, उनको आजीवन कारावास हुआ है, आज न्यूज़ पेपर आप पढ़ना। एक व्यक्ति उसमें संदेह के आधार पर बच गया है,
71 लोग मरे थे उसमें। उनने सिलसिलेवार बम विस्फोट किए जयपुर में, 71 लोग मरे थे। अब उनको हुआ आजीवन कारावास। मेरी समझ से तो फांसी होनी चाहिए थी, क्योंकि तुमने 71 लोगों को मारा। किस परिवार में, लेकिन किसी महिला, किसी व्यक्ति के परिवार में उसका पिता खत्म हो गया और पैसा कमाने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है। तुम समझ सकते हो वो महिला, वो परिवार, वो बच्चे किस कंडीशन से गुजरेंगे। आप अपने घर में आप अकेले ही बच्चे हो अपने पिताजी के, ठीक है, आपकी नेचुरल तरीके से, कीर्तन तरीके से कैसे भी डेथ हो गई, तो मम्मी पापा क्या करेंगे आपके? भाई उनके लिए तो 10-20 लाख का मुआवजा आप दे दोगे, एक छोटी मोटी नौकरी दे दोगे। माता पिता के लिए, पिता तो चूंकि पिताजी की तो जो गम होता है वो दिल में बैठ जाता है, लेकिन माँ की स्थिति बहुत खराब होती है। 10-20 लाख का मुआवजा, नौकरी से उस चीज़ की क्षतिपूर्ति नहीं होती है। जो दुख होता है ना, उसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं होती। जीवन में याद रखना तुम उस चीज़ को। तुम्हें कोई 10-20 लाख रुपए दे दे और ये कर दे, वो कर दे, और मेरे भाई को मेरी कटरी दे दो, 30 लाख रुपए देंगे, दे दोगे? भाई जीवन ही नहीं रहेगा तो 30 लाख का करेंगे क्या? नौंगमा चौराहे का समोसा थोड़ी खाएंगे जाके 10 रुपये का। जीवन ही नहीं रहेगा, कटरी ले लेगा कोई आदमी, या कोई शरीर का ऐसा अंग ले लिया जो बहुत ही यूजफुल है, इससे जीवन चल रहा है। लेकिन लोग तब भी डोनेट कर रहे हैं लालच में। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वो कहते हैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे देंगे, हमारे लिए एक बच्चा पैदा करके दे दो। अस्पताल में जब बच्चा पैदा हुआ, उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन हुआ, कोर्ट में गया, सारा कुछ लिखा पढ़ा हुई उसकी, उनको 1 लाख रुपए दे दिया। जिसे कहते हैं सरोगेसी, किराए की कोख, ये सुना होगा अखबार में। तुम 1 महीना अखबार पढ़ लो, कोई सा भी राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का, तुम बहुत सारी चीज़ें सीख जाओ। सुबह उठते ही अगर सुबह खटिया पर तुरंत स्नान करने पहुँच जाते हो, 2-3 मिनट आदमी देखता है, ऐप डाउनलोड के काम करके न्यूज़ सवाल नहीं, वो नहीं पढ़ते, इंस्टाग्राम चलाते हो उस पर देख लो, फेसबुक चलाते हो तो उस पर कर लो। लेकिन फेसबुक पर तुम क्या करोगे? मामा के मामा गाँव के लोगों फ्रेंड पर भेज दिए, जिसका कोई मतलब नहीं, जो किसी काम के नहीं है। या उनकी इंगेजमेंट होगी, फोटो डाला सोशल मीडिया, काम की चीज़ आप नहीं देखोगे। सोशल मीडिया का यूज करो, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मत चलाओ। जब मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ तो आपको कैसे मना कर दूँगी? सोशल मीडिया आपको नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। लेकिन पूरे कोविड-19 के दौरान जब कोविड आया था, तो उसमें मेरा 9-10 महीना फ़ोन यूज नहीं किया था, तो मेरा फ़ोन खराब हो गया, तो उसमें मेरा मेंस लगा हुआ था। मैं मकान मालिक को, मेरी मम्मी फ़ोन करती थी, आंटी जी को नहीं, कुछ बात हो जाती थी उस समय, तो आकर मैंने फ़ोन यूज नहीं किया था। और वो टाइम बहुत शांति से गुजरा। चिंता ही दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मेंस लगा, मेंस में तो नोट्स आएंगे और तो सारी दुनिया आपको देखने की, डाटा होता है सारी स्कीमों में, सारी मैगजीनों में लगा रहता है। लेकिन फ़ोन को यूज आप अपने हित में करो ना, और उसका ज़्यादा देर स्क्रॉल करते जा रहा है तो बहुत काम खराब है। और एक चीज़ आप देख लो तो वो बार बार वही आती है। मिंत्रा खोल लिया तो हर चौथा पेज मिंत्रा का जूता आ जाएगा कभी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो लोग सोशल मीडिया यूज करते होंगे। मैंने क्या लिखवाया था? न्याय, संगतता और निष्पक्षता। देखो, सिविल सेवक सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार, सिविल सेवक सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, इत्यादि। उदाहरण के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक पार्टी की सदस्यता के आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर
सदस्यता के आधार पर नहीं बल्कि जरूरत के आधार पर कल्याणकारी लाभों के लिए सभी आवेदकों का कल्याणकारी लाभों के लिए सभी आवेदकों का जो आवेदक करने वाले होते हैं सभी आवेदकों का वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन करता है। वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन करता है तो जावेद भाई हैं, जावेद भाई भाजपा को वोट देते हो, कांग्रेस को वोट देते हो, चाहे किसको वोट देते हो, लेकिन जावेद भाई अगर एसडीएम के पद पे बैठे हैं, तहसीलदार के पद पे बैठे हैं या किसी ऐसे पद पे बैठे हैं जो सार्वजनिक सेवा के हित के लिए हो, तो कोई स्कीम सरकार ने ऐसे चला दी कि इस स्कीम के लिए वही लोग पात्र होंगे जो कक्षा 12 पास होंगे और जिनके पिता की आय तो होगी इनकम वो 1 लाख से कम होगी। तो ये चाहकर उस चीज़ में बदलाव नहीं कर सकते, कोई डाटा तो जाएगा ही, बगैर डाटा के तो कुछ नहीं हो सकता ना। ये चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। ये सोचते हमारे मामा की 5 लाख इनकम है और वो 5 मिनट भेजने तो वो चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। तो दोबारा जांच बैठेगी, जो दोबारा तो होता है ना, संशोधन होता है, क्या मूल्यांकन जब हुआ कि हाँ इस स्कीम के लिए जो पात्र लोग थे वही हैं कि दूसरे पीएम किसान सम्मान निधि में लोगों ने बनवा लिए, बाद में पैसा वापस करना पड़ा। हमारे गाँव में व्यक्ति का 38,000 रुपये वापस करना पड़ता है हमारे गाँव में लोग, तो बनवा लिया पीएम किसान सम्मान निधि। सरकारी टीचर से रिटायर थे, पत्नी के नाम की जमीन थी खरीदी थी, उन्हें बनवा लिया, उससे 38,000 रुपये वापस करने पड़े उन्हें। तो आप उल्टा सीधा करके मतलब ऐसे तकनीक का प्रयोग करके दस्तावेज बनवा तो लेंगे डॉक्यूमेंट, लेकिन पकड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि 10 साल नौकरी की फर्जी वाले में पकड़ गए, तो ऐसे ही पकड़े जाते हैं। पड़ोस में कोई जाता है, वो बोले अरे इसके पास तो डिग्री थी, कहाँ की नौकरी लगी, उसी ने चुपके पे एप्लीकेशन डाल दी, जांच बैठ गई, पकड़ जाओगे। तो तुम अगर किसी ऐसे पद पे हो जहाँ डिजिटल है चीज़ें और जो मानक किसी स्कीम के लिए किसी योजना के लिए मांगे गए हैं, तो तुम में हेर फेर नहीं कर पाओगे और करना भी नहीं चाहिए अगर तुम एज ए अधिकारी हो तो। समझ रहे हो? पॉइंट नंबर 2 लिखो, जनता का विश्वास। तुम्हारी दोस्त नहीं आई आज? यमुना देवी, गंगा देवी, हंसा देवी, क्या नाम है? मेरी सिस्टर है। वही सगी बहन है वो? नहीं सकती हैं, आपको क्या लगता है सगी बहन? दिखता नहीं है आपको? हाँ नहीं आई। तुम्हारी सही सगी बहन है वो? मैं तुम्हारी दोस्त में मोहल्ले उल्ले की जगह नहीं आ जाती है? मोहल्ले की तो हम ऐसे बैठा नहीं हैं। मेरी दीदी बड़ी है मुझसे। वो बड़ी है मुझसे, उसका राइटिंग अच्छा है। उनका बहुत अच्छा है। हाँ वो लिखती है अच्छा है। उनकी हिंदी मतलब बहुत तेज नहीं है। वो कौन सी क्लास में है? वो एमएससी कर चुकी है। किस विषय से? मैथ से की है। और आपने? हमने भी मैथ से। चलो इतना काम बहुत बढ़िया किया। मैथ से एमएससी हो तो कम से कम कहीं पढ़ाने लगोगी तो थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे सर, डिग्री कॉलेज में। है? डिग्री कॉलेज में पढ़ाएंगे सर। एमएससी का तो डिग्री कॉलेज में कैसे पढ़ा दूँगी? नेट क्लियर करेंगे सर। हाँ नेट क्लियर करो। नेट के लिए पढ़ना पड़ेगा तुम्हें बहुत। नेट के लिए तुम्हें अच्छी नॉलेज होना चाहिए, तभी नेट निकलेगा। इसको भी नेट निकालना पढ़ना पड़ेगा, खाली भुगतने से काम नहीं चलता। सर सुबह निकल जाते इसलिए दीदी घर पे रेडी मैंने हमारे साथ। मैं तुम्हारे लिए अब नहीं कह रहा हूँ, मैं अब मैं सबके लिए कह रहा हूँ। तो जब पढ़ना होता है ना, बोलते का मैं काम ज़्यादा करते हैं। जीवन में एक चीज़ याद रखो, ठीक? किताबें ज़्यादा होंगी, काम की बातें कम करेंगे और फालतू की बातें बहुत करेंगे तो नेट नहीं निकलेगा। नेट के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, जो भी अगर MA, MSc, M.Com जो भी है आप में बैठा हुआ, क्योंकि नेट के लिए पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका नेट क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है?
आप लोग देखा होंगे कि पढ़ के कम आए, क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। देखिए ऐसे आप लोग और टीचरों जब पढ़े होंगे तो ऐसे बच्चे होंगे कहीं पढ़ाई कर तो क्वेश्चन रोज टीचर रहे, क्वेश्चन पूछ दिया, 2 क्वेश्चन पूछ दिया। जो रियल में पढ़ के आता है वो टीचर को क्वेश्चन बहुत शांति से पूछेगा, बहुत गंभीरता से। ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो पढ़ के नहीं आएगा, सर गांधी जी कौन थे? पीलीभीत के मेयर थे। टीचर भी वैसे तुम अगर सही में रियल में कायदे में पढ़े हो चीजों को तो तुम्हें क्वेश्चन पूछने की तभी जरूरत पड़ेगी जहाँ तुम अटकोगे। और आप चुपचाप एक क्वेश्चन लिख लो और जब भी क्लास छूटे पूछ लो। लेकिन अपने आप को अगर अच्छा कुमार दिखाने की बहुत कोशिश करो, क्लास में लड़कियाँ बैठी हुई हैं, 4 क्वेश्चन पूछ लिए हीरोपंती दिखाने के लिए, किसी लड़की ने पूछ लिए नहीं हमी को आता ना तुमको कुछ आता ना, यहाँ पे बच्ची बैठे को वो खाली शो ऑफ करते हैं। 1.5-2 महीने बाद क्लास ऑफ हो जाती है, फिर वो चले जाते हैं, वही छुट्टी हो जाती है। एक मुगलों की तुर्कों पे विजय एक चैप्टर पढ़ोगे जब मिडावल इंडिया में, हमारे सर थे ए के दुबे, तो उनका किसी बात से विवाद हो गया था। वो थोड़ा परेशान थे, क्लास में आए हुए थे, क्लास चालू नहीं हुई तब तक लड़के ने उनसे क्वेश्चन पूछ दिया और एकदम खड़ा किए और सब उसी चैप्टर में 5 से क्वेश्चन पूछे और एक भी क्वेश्चन बता नहीं पाया। कहीं प्रोफेसर है तो उसी का मास्टर है, उसी को पढ़ा है, वो तो सीधे सीधे बोल दी कि लड़कियों को दिखाने में स्मार्ट बन रहा है ना बेटा, यहाँ मैं यहाँ चल नहीं भाई, मन स्मार्ट नहीं। और एक सर थे टीकम मीना राजस्थान में भूगोल में, आपने वो पढ़ाने से पहले एक लाइन बोलते थे कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, टीकम मीना कहते थे कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जिज्ञासा जानने के लिए पूछना, नॉलेज चेक करने के लिए मत पूछना। जो आदमी 100 पेपर पब्लिश करा के आ रहा है तो बच्चे और तुम कुछ नहीं हो, नथिंग हो यार उसके सामने है। जनता का विश्वास मैंने लिखा था ना, लिखो इसमें तटस्थता सरकार में जनता के विश्वास को बढ़ाती है। तटस्थता सरकार में जनता के विश्वास को बढ़ाती है। इसका मतलब हुआ जब तुम कोई भेदभाव नहीं करोगे तो सारी जनता को किसी धर्म की हो, जाति की हो, वो कहेगी नहीं सरकार सबके लिए काम कर रही है, सब लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी में आगे लिखो, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि निर्णय व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक दबाव के बजाय व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक दबाव के बजाय योग्यता और कानून पर आधारित हैं। दबाव के बजाय योग्यता और कानून पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए एक न्यायाधीश और कानून पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए एक न्यायाधीश भविष्य के निर्णयों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किसी भी राजनीतिक उम्मीदवार से योगदान लेने से मना कर देता है। थोड़ी देर में यार बच्चों में सावधानी बस हो रही है कमरे में लेने से मना कर देता है। अब 2-3 दिन में कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही है यार कमरे में ना।
किसी भी राजनीतिक उम्मीदवार से योगदान लेने से मना कर देता है। अगला पॉइंट लोगों, पेशेवर अंदाज, प्रोफेशनल रोल, मतलब जिस काम के लिए चुना गया है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करना। पेशेवर अंदाज। सिविल सेवक यह सुनिश्चित करते हुए राजनीतिक एजेंडों से, सिविल सेवक यह सुनिश्चित करते हुए राजनीतिक एजेंडों से पेशेवर दूरी बनाए रखते हैं। सिविल सेवक यह सुनिश्चित करते हुए है समस्या। एक टीचर कभी भी अपने बच्चों के हिसाब से हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ अब तेज बोल दूँ, तेज बोल रहा है, अब मैं एक एक अक्षर करके बोल दूँ। सिविल सेवक यह सुनिश्चित करते हुए राजनीतिक एजेंडों से पेशेवर दूरी चलो कोई बात नहीं, अब तुम उसको डालो। पेशेवर दूरी बनाए रखते हैं। पेशेवर दूरी बनाए रखते हैं। की निर्णय विशेषज्ञता और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर हाँ एकदम बिल्कुल आ जाओ, आधारित हो। भाई साहब आप लोग इसी क्लास में है क्या? एथिक्स उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो आप लोग इसमें नहीं बैठ सकते। ये तो पढ़ लेते हैं सर, जिसे पढ़ना है पहले से पढ़ रहे हैं। आप पढ़ने के लिए पढ़ो भाई साहब, पहले कमरे पे लग के पढ़ो, हमारे कोई जगह लाइब्रेरी वहाँ भी पढ़ लो। इससे पहले सर ये लोग पढ़ते थे। हाँ मैं आंसर दे भी आपकी बात को समझ रहा हूँ, आपको पता नहीं है सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार, जैसे उन्होंने बोला यूपीपी, अब यूपीपी में एथिक्स का कोई मतलब नहीं है। यूपीपी में एथिक्स का मतलब तब जब तुम ज्वाइनिंग कर लो, ईमानदारी से काम करना है। कल कोटरा कोटी से मैं आ रहा था तो कोटरा कोटी के की तरफ में बस मुड़ती नवाबगंज के लिए, जिन लोगों ने देखा होगा, उसका ओवरलोड रहता था। हाँ ये किया उनने तुरंत, समझ रहे हो ना। तो पुलिस बनना पैसे मत लेना, तेल के तो ले ही लोग हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। यार मेरे घर का नाम सूरज है। आपका क्या नाम है? आनंद कुमार। कहाँ से आते हैं आप? पूरनपुर के पास। और आप? पूरनपुर बीसलपुर वाले बहुत है इस क्लास में ना। हमने तो पूछा ही नहीं कम है कि ज़्यादा है। हमने तो केवल ये पूछा कि पूरनपुर वाले पीलीभीत वाले जाना है, वो पूरनपुर और बीसलपुर वाले जाना है। कौन सी लाइन लिखा रहा था हमने? विशेष योग्यता आगे बोलिए। ना राजनीतिक एजेंडों से पेशे पर दूरी बनाए रखते हैं कि निर्णय विशेषज्ञता और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित हो। ये था। इसका उदाहरण लिखो। पर्यावरण एजेंसी के लिए तुम लोग लिखना मत, तुम लोग सुन लो ठीक, क्योंकि एक क्लास में लिख के तुम क्या करोगे। पर्यावरण एजेंसी के लिए ग्रुप में जुड़े हो तुम, उस ग्रुप में जुड़े हो, अबुद्ध वाले में जुड़े हो तुम। अच्छा, पर्यावरण एजेंसी के लिए काम करने वाला एक वैज्ञानिक
राजनीतिक लॉबिंग से बचता है, और निष्पक्ष लॉबिंग से बचता है। लॉबिंग करना, किसी के पक्ष में कोई निर्णय बदलवाना, कहते हैं लॉबिंग। कहना लॉबिंग कर रहा है बहुत। हाँ लिखिए सर। ऐसी बात हरी कितना हरी। हाँ सर और बड़ा लिख दीजिए, हम लोग को दिखाई नहीं देता है। आया दिख रहा है? नहीं दिख रहा था। लिख लिया आपने? इसलिए बहन लॉबिंग से बचता है, और निष्पक्ष वैज्ञानिक डेटा प्रस्तुत करने पर ध्यान देता है। अगला पॉइंट लिखो, जवाबदेही। अगला पॉइंट, हाँ जवाबदेही। हेडिंग में पॉइंट उसी में कहते तुम नौकरी पे, तुम्हारी जवाबदेही है, हमें नहीं पता क्या हुआ। तो फिर स्कॉलरशिप में घोटाला हो गया ना, चरण सिंह जी स्कॉलरशिप अधिकारी थे और घोटाला कर दिए। कहाँ से हुआ, क्या मतलब है? जिम्मेदार तो तुम रहो ना, जो आदमी पद पे रहता है वो जिम्मेदार रहता है। कोई महिला अगर सुसाइड कर ले, जिम्मेदार कौन रहेगा? पति और उसके घर वाले। ऐसा थोड़ी घूमने से घर वाले रहेंगे भाई, जिसकी पत्नी रहेगी उसका पति और उसके घर वाले रहेंगे। दूसरा आदमी थोड़ी हितधारक है, स्टेक होल्डर उसमें है ही नहीं, तो परेशान रहेगा नहीं। देखो तटस्थता सिविल सेवकों को, अब तुम तेज लिखो, तुम लोग हो गए धीरे लिखने के आदी। तटस्थता सिविल सेवकों को कानून और जन कल्याण के प्रति जवाबदेह बनाती है। ना कि किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रति। सरनाम से नहीं आया आज, अबे कहाँ अटक गए? पूजा है। हाँ आइए भैया, भाई साहब आप। अरे बिल्कुल आप हमारे भाई हैं यार। उदाहरण विचारधारा के प्रति सर। है विचारधारा के प्रति। हाँ बस उदाहरण, हाँ बस हो गया। ना किसी राजनीतिक के प्रति प्रतिबद्ध रहो, ना किसी विचारधारा की। उदाहरण के लिए एक कर संग्रहकर्ता करदाता के राजनीतिक संबंधों की परवाह किए बिना लगातार कर कानूनों को लागू करता है। जैसे यशु लेखपाल बनने छोड़ देंगे, पकड़ रही तो नौकरी है, सस्पेंड है, बात खत्म। हंसा देवी कह रही मैं बन गई तो अपने रिश्तेदार को छोड़ दूंगी, बाकी सब बना। ऐसा करोगे हंसा देवी तुम? आपकी सोच है सर। अच्छा बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट को शासन की हंसा देवी भड़क आती है बिल्कुल। मेरा नाम जो लिया मनीषा का भी नाम ले सकते थे आप। हमारे क्या शासन की निरंतरता। तुम्हारा क्या नाम बहन जी? हाँ स्वाति। कितनी बार पूछेंगे सर?
आपको पता नहीं है अभी तक? ये लोग शुरू से आ रहे हैं। शासन की निरंतरता, ऐसा उसके नाम से कभी इतने एग्जाम में कभी दिए नहीं थे, तो उसको इतना जैसे नाम, जैसे उसका नाम याद है, तेज प्रकाश नाम है उसका। ठीक, अब इतना बार बार उसको जैसे पूछूं तो थोड़ा याद रहेगा। स्वाति, तुम्हारा नाम पलक वर्मा है ना? बदल दिया उसका नाम है शासन की निरंतरता। देखो, तटस्थ सिविल सेवा सरकारों के बीच सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करती है। स्थापित नीतियों और प्रक्रियाओं को कायम रखती है। उदाहरण के लिए एक नौकरशाह नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का प्रबंधन अच्छे तरीके से करता है। जैसे स्वाति जी ये लेखपाल हैं, ठीक, अभी सरकार भाजपा की चल रही, कल सपा की आ जाए और इनको जो काम मिला हुआ है, कोई भी स्कीम मिली हुई है कि सड़क आपके अंदर में है या कोई सीवर लाइन पड़ी है आपके अंदर में, तो ऐसा थोड़ी दूसरी सरकार आए उसमें इनको उसके प्रभाव में आना चाहिए। इन्हें तो जितने संसाधन दिए गए हैं, जितने पैसे दिए गए हैं, उसमें बिना ढाल मेल किए हुए, बगैर घोटाला किए हुए जिस व्यक्ति के लिए आए हैं उसके इसमें लागू करना चाहिए। कभी आपने ऐसा देखा कि भाजपा की सरकार गई हो, कांग्रेस की आ गई हो, तो रोड पड़ रहा हो तो रोड उखेड़ दिया हो कि नहीं पढ़ने देंगे, चाहे जो होता है। हंसा देवी ले रही रोड पे ही ना, कतई नहीं पड़ेगा तो मेरे घर के ऊपर पड़ रहा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? भाई सड़क जो बन रही है, पुल जो बन रहा है, तो वो ऐसा थोड़ी तोड़ देगी, दूसरी आ रही है तोड़वा दी जाएगा उसको। जो काम चलता है ना विकास का, वो चलता ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता कभी। ठीक है, अगला टॉपिक है सहिष्णुता, टॉलरेंस। सहिष्णुता मतलब सहन करना। मैं किसका उदाहरण दूं? कोई कहेगा कि सर मेरे को उदाहरण दे दे। आपको से मैं मिलती हूँ सर, आपको मिलता ही नहीं है। आपको मैंने तुमसे कुछ कहा है? आप नहीं कह रही हूँ सर, आप मैंने कुछ कही इनसे नहीं कही सर। जैसे जैसे सायरा ने सालिया पढ़ते थे 3-4 गाँव वाले सर गोम्मा मार दी, नहीं बोलते यार, थप्पड़ मार दिए। तो सालिया क्या कही? 3 हो गए, चौथा अगर पड़ गया तो जवाब दूंगी। मतलब 3 तक तो सहन करने की क्षमता थी, एक चौथा अगर आप तुम्हें मार दिया धोखे से भी, जानबूझ के या योजना बनाकर, तो मैं इसका रिप्लाई दूंगी। और
ये मारे जा रही पकड़ के सानिया को और कुछ जवाब नहीं दे रही है, हाँ ठीक है पीटते रहो। एक इसके मन में रहेगा नहीं कभी ना कभी तो सारा फटी जाएगी। तो वही क्या है, सहिष्णुता, सहन करना, टॉलरेंस। पहले थोड़ा टॉलरेट करना सीखो यार। चिरंजीवी भाई साहब आप आज बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? इसमें लिखो सहिष्णुता से तात्पर्य उन लोगों के प्रति उचित वस्तुनिष्ठ अभिवृत्ति से है, अभिवृत्ति से है, जिनके मत हाँ मत माता मत अभी बता समझाऊंगा ना, समझा दूंगा। जिनके मत, प्रथाएं, प्रजाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि हमारे अभिमत, राष्ट्रीयता आदि हमारे अभिमत, प्रथा, प्रजाति, शुरू से बोल देते हैं। सहिष्णुता से तात्पर्य उन लोगों के प्रति उचित वस्तुनिष्ठ और अभिवृत्ति से है, जिनके अभिमत, प्रथाएं, प्रजाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि हमारे अभिमत, प्रथा, प्रजाति, धर्म और राष्ट्रीयता से भिन्न है। तो जहाँ दो धर्म के लोग हैं और किसी मुद्दे पर उनके विचार अलग अलग हैं, ठीक, और वो बोल रहे हैं, तो कम से कम आपको एक बार सुन तो लेना चाहिए, समझ रहे ना? एक बार कम से कम उनके विचारों को आपको सुनना चाहिए। ये नहीं कि चमन भाई उठे और जाके एगो पीट दिया, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। कम से कम हमारे अंदर कोई व्यक्ति अपने विचार दे रहा है, उसका कोई मत है, तो वो कम से कम आपको सुनना चाहिए, हैं? तो मारो भी सौम्या वो। अच्छा यशु, तुम कौन, मैंने क्या बोला बताओ बहन, मैंने क्या बोला? सही से बताना, मैंने क्या बोला? गलत बात है। दो जाति के लोग हों, दो विचारों के लोग हों, दो प्रथाओं के लोग हों, दो नस्लीयत जनता के लोग हों, उनके विचार अगर आपसे सहमत नहीं है तो आप लोग हमको सुनो एक बात। आपने देखा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को डंडों से पीटा, क्यों पीटा? क्योंकि तुम पुलिस पे जाओगे तो पीटना मत, किसी को जबरदस्ती पीटे जाना है पकड़ के, ठीक है? जब आपके विचार किसी से नहीं मिल रहे हैं तो उनको कम सुनो तो कम से कम। मतलब बहस में मारपीट हो गई, लड़ाई हो गई, मर्डर हो जाते हैं बहस में, तुमने ऐसी बहस कर दी, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब तुमको भगवान ने कहा है, तुमको ना तुम हमारे धर्म पे उंगली उठा रहे हो। भाई आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है, व्यक्ति मरा या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, तो ऊपर कौन हिसाब देता होगा? ऊपर कोई हिसाब देता होगा? भाई आत्मा का पुनर्जन्म हो गया, व्यक्ति को या तो जला दिया गया दफना दिया गया, तो ऊपर कौन हिसाब देता होगा? हाँ भाई साहब आ दे। और किसी आदमी को आप देखो जो ऊपर से आगे उसने हिसाब दिया हो, किसी फोटो स्टेट की दुकान में चिपका हो या कोई किताब निकली हो इस तरीके की, कभी देखा आपने? कभी। लेकिन आप कहेंगे नहीं, आप हमारे धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, आप हमारे भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। आपने चीज देखा होगा सोशल मीडिया पे, अखबार में, व्यक्तिगत में पढ़ते हुए कि यार हमने उनको खुल के भगवान की गाली दे दी। अरे हमारी बात भी तो सुन लो, यही तो आपको समझने की जरूरत है। जैसे कोई आदमी है, वो अपने भगवान को मानना है, उस पर 100 रुपये चढ़ा दे, 100 रुपये की मिठाई चढ़ा दे, ठीक है, और उसका काम ना बने तो वो ये मानेगा कि भगवान है कि नहीं।
तुम्हारा काम बन गया तो भगवान है, नहीं बना तो भगवान की नज़र हम पे सीधी नहीं पड़ी, खुद ही बोलते हो ना। तो जो काम तुम्हारे हित का हो जाता है, जो तुम्हारे मतलब का हो जाता है, जैसे धार्मिक मुद्दों पर, तो उसमें तुम केवल अपने हित के हिसाब से तय करते हो कि भगवान है कि नहीं है। ठीक है, जैसे IVF तकनीकी से जब बच्चा पैदा होता है तो भी आदमी भगवान से या अपने जिनको मानता हो उनसे क्या कहता है, बच्चा स्वस्थ हो, स्वस्थ पैदा हो। क्या कि फिर क्या भगवान है, कुछ श्रद्धा का विषय, तर्क का कोई विषय नहीं है। जो छोटे छोटे शब्द है ना, श्रद्धा है, तर्क है, कुतर्क है, मान्यताएं हैं, प्रथाएं चली आ रही हैं। जब जब जीवन चला होगा शुरू से तो ऐसी नैतिक मान्यताएं हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ है। कि फिर भगवान देखे हैं क्या? देखिए, हंसा देवी तुम्हें कहीं मिले क्या? तुम्हें स्वाति कहीं मिले? चंचल देवी तुम्हें कहीं मिले? कहीं क्या नाम है? चंचल नाम है ना? आपको मिले सर? कह रहा है सर आपको मिले? अरे यार सुन रहे हैं। हाँ रचना, तुम्हें कहीं मिले भगवान आज तक? सब भगवान हमारे अंदर होते हैं, अरे विश्वास में होते हैं। क्या किसी ने देखे अपनी आंखों से भगवान? देखे किसी ने? लेकिन क्या शुरू से चला आ रहा है कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है। क्या प्रथा है, लोगों ने बोला और उनने उनसे सुना, उनने उनसे सुना, उनने उनसे सुना। तुमने देखा हो कभी कभी अखबार में गणेश जी दूध पी रहे हैं, सुने हो कई बार, और पीते भी हैं रियल में, लेकिन रोज तो नहीं पी रहे हैं। कभी कोई घटना घट गया अचानक कोई, तुमने क्या होगा कि श्रद्धा तुम्हारी मानता है वहाँ ज़्यादा मजबूत हो गई। अब तुमने कहा यार कुछ नहीं, उल्लू बनाने का तरीका है, तुम उसे पीट बैठ हो गए क्योंकि तुम उसकी बात को सहन नहीं कर पाए। उसकी बात, तुम्हारी मान्यता तुम्हारे तर्कों को काट रही थी। ठीक है, जैसे भोले बाबा हैं हिंदू धर्म में, हमारे जो भोले बाबा हैं, जैसे कोई भी आदमी माता पिता की सेवा नहीं करेगा, लेकिन भोले बाबा ने बताया कि माता पिता की सेवा करने से तभी आदमी सेवा कर रहा है। तो सहिष्णुता का सीधा मतलब हमारी विचारधारा से होता है कि अगर सामने वाला भी आदमी कुछ बोले तो उसको सुनो। ये नहीं कि वो किसी पार्टी का, किसी अभिमत का, सामाजिक व्यवहार का, राजनीतिक का, धार्मिक दृष्टिकोण का व्यक्ति है तो उसे पीट दिए पकड़ के। आपको उसको सुनना चाहिए, सहन करना चाहिए। हो सकता है कि उसकी बातों में भी कुछ सत्यता हो। ठीक है, तुम्हारी बातों में हो सकता है, तुम जो बोल रहे हो तुम्हें क्या पता कि तुम बोल रहे हो वो सही है। भाई सत्यता, जब तुम्हारी बातों में कुछ सत्यता तुम्हारी बातों में हो सकती है, कुछ सत्यता दूसरों की बातों में हो सकती है, तो उसको भी सुनो, तुम भी सुनो। यही है सहिष्णुता। तो एक सिविल सर्वेंट को सहिष्णु भी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों, मान्यताओं और पृष्ठभूमियों को बिना किसी निर्णय या भेदभाव के, पृष्ठभूमियों को बिना किसी निर्णय या भेदभाव के स्वीकार करना और समझना शामिल है। सहिष्णुता दूसरों की सराहना करने और उन्हें सहन करने की क्षमता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, जातीयता, चाहे उनकी जाति, धर्म, जातीयता या अन्य विशेषताएं कुछ भी हो। जैसे आप लोग मंदिर अंदर में जाते हो ना, जाते ही होगे तो मंदिर के बाहर तुमने देखा होगा, बाहर आरती से भिखारी रहते हैं। तो तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि भगवान ने जब सबको बनाया है
तो ये लोग बाहर भूखे क्यों बैठे हुए हैं? ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, आना चाहिए कि अगर भगवान ने सबको बनाया तो किसी को गरीब क्यों बनाया है, किसको अमीर क्यों बनाया है? और भगवान ने दुख दिया है, सबको बनाया तो दुख क्यों दे रहा है भगवान? फिर आदमी कह रहा है देखो अपने कर्मों का फल है। तो कुछ लोग आप देख रहे हो बहुत बुरे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोग बेचारा दिन भर मेहनत से मजदूरी से अपना काम कर रहा है लेकिन बहुत दुखी है। फिर आप उसमें कर्म जोड़ देते हैं, कर्म में जुड़ा तो अरे पिछले जन्म के फल जोड़ दिए उसमें। पिछले जन्म के फल नहीं बताया तो बोले तुम्हारे पापा ने गलत काम किए तो उनको कोई नहीं भरेगा, तो उनकी पत्नी भरेगी, उनके बच्चे भरेंगे। मतलब तुम अपनी नैतिक मान्यता को कहीं ना कहीं से किसी तरीके से सिद्ध करने का काम करते हो। और ये नैतिक मान्यता कहाँ से आई? चली आ रही बहुत पहले से, ठीक है। जैसे बहुत लोग तो शादी करते हैं, वो तो देखा संविधान की किताब रखी, वो शादी कर ली, बाबा भीमराव अम्बेडकर को माना, उन्होंने भगवान को माना ही नहीं। ये देखा होगा तुम्हें कई लोगों को, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, किसी पंडित जी को नहीं बुलाया कि मंत्र पढ़ेंगे तभी ये सब काम होगा। अपने अपनी मान्यताएं हैं कि भाई हम नहीं करेंगे। कुछ लोग तो भगवान को नहीं मानते, तो आप ज़्यादा खुश दिखेंगे। कुछ लोग भगवान को मान रहे हैं, ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी नैतिक मान्यताएं हैं, जो चीज़ आप सीख रहे हैं मत में, आपका जो राजनीतिक विचार है, जो आपकी फिलॉसफी है, जिस सोसाइटी में आप पढ़े लिखे बड़े हो, उसी के हिसाब से तर्क करना अच्छा है, लेकिन कुतर्क करना ज़्यादा खराब है, ठीक। यदि कोई आदमी भगवान को मानना है, भगवान दिखाओ तब मानेंगे, ये कौन सी बात है? अगर मैं जावेद भाई से कह दूँ कि आप अपने भगवान को दिखाओ कहाँ है, तो जावेद भाई की मानता नहीं भगवान है, हमने ये दुनिया बनाई, ये है वो है। अब देखो नहीं होता है कि अरे वहाँ मामा खड़े पेट्रोल पंप पे, मामा कहाँ है दिखाओ, तो कहे मामा को दिखा दिया। अब भगवान खड़े दिखा सकता है कोई क्या? भगवान को भौतिक रूप थोड़ी है, उनने तो मानवीय रूप में जन्म लिया। जैसे आपके जो पैगम्बर मोहम्मद साहब जब उनका जन्म हुआ होगा तो एक ना एक दिन तो उनकी मृत्यु हुई होगी ना भाई। जिसने जन्म लिया है वो मरा होगा। उनने अपने विचार दिए, अपने सिद्धांत दिए, उन्हीं चीज़ों को तुम लोग पालन कर रहे हो। उन्होंने जो कुरान की किताब लिखी, हदीस लिखा, और जो भी आपके धार्मिक ग्रंथ होंगे उतना जानकारी तो मुझे नहीं भाई, ठीक। लेकिन उन्होंने तुम्हें सर्वधर्म संभाव जरूर सिखाया होगा। उन्होंने तुम्हें एकता के, तुम्हारे इस्लाम धर्म में सिखाया कि एकता से रहना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये धर्म भी हिंदू धर्म की किताबों में भी सिखाया गया है। ऐसा नहीं कि जो कुरान में लिखा और धार्मिक ग्रंथों में नहीं लिखा। सभी धर्म सर्वधर्म संभाव, ये सभी धर्म समान है। अपने धर्म की अधिक बड़ाई ना करें, दूसरे की आलोचना ना करें। लेकिन आदमी क्या कर रहा है सोशल मीडिया पे, उसको एक डाल करके एक उसने और लिख दिया, फिर दो बात उसने और बढ़ा के लिख दी, फिर नीचे कमेंट पढ़ लो, गाली पे गाली मिल रही है उस आदमी को, क्योंकि तुमने उनकी नैतिक मान्यता को चोट पहुंचा दी। जब उसके पास कोई तर्क नहीं रहा तो तुमने गाली देना शुरू कर दी। तुम देखना कमेंट जो सोशल मीडिया पर रहते हैं, जब वो चीज़ तुम्हारी मान्यताओं के हिसाब से नहीं होते हैं, जब उस बात को तुम सहन नहीं कर पाते हो, तुम गाली दे देते हो उनको पकड़ के। और होना क्या चाहिए था कि उनने जो बोला उसको सहन करो, जो हाँ भाई कुछ बात इसकी भी ठीक हो सकती है। देखो इसके उदाहरण देखो, इसके A.R. रहमान गाने सुने, A.R. रहमान के सुने? कौन सा गाना सुना है? हाँ बताओ पता ही नहीं है, सुना है खाली हाँ कर दिया। आप तो नाम बताओ ना एक कोई। मैंने गाने सुने भी है, मैं गाने सुनती भी नहीं। A.R. बहुत बड़ा नाम है A.R. रहमान संगीत के क्षेत्र में, समझ रहा है? A.R. रहमान, और अभी इस समय तो अरिजीत सिंह के सॉन्ग ज़्यादा, अरिजीत सिंह के गाने थोड़ा सा प्रेम मोहब्बत वाले उसमें ज़्यादा होते हैं, रैप टाइम में नहीं मिलता है। आप बहुत कुछ ना कोई बात है क्या? देखो A.R. रहमान का संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिमी प्रभाव के साथ सहजता से मिश्रित करता है, सहजता से मिश्रित करता है। हाँ, तथा सांस्कृतिक सराहना क्या है? मैं तेरे को देख रहा हूँ, तू कभी बोल रहा, कभी ये बोल रहे पकड़ के। तुम बैठो दूसरी सीट पे, इधर बैठो, आगे। तुम इधर लिख लो पहले, तुम निकल आओ,
मान जाओ, तुम निकल आओ। यहाँ आके बैठो, उमेश के बराबर में यहाँ आके बैठो। नहीं, यहाँ आके बैठो। हाँ, दो लड़के बैठे हुए बीच में बैठे हुए हैं। अब तुमको भी समझो, जब वो वहाँ बैठा हुआ था वहीं बैठता है तो तुम ही आगे वाले सीट पे जाते हैं। बोलिए संस्कृति। कल से आप यहीं बैठेंगे, ठीक है। सांस्कृतिक सराहना और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। रिपीट कर दीजिए। A.R. रहमान का संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिमी प्रभाव के साथ सहजता से मिश्रित करता है तथा सांस्कृतिक सराहना और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। अगला उदाहरण लिखो, मिल्खा सिंह ने। मिल्खा सिंह का नाम सुना है? सुना है आपने? हैं? हाँ, पढ़ने वाले बच्चों, तुम यहाँ अगर कोचिंग फ्री मिले तो पढ़ना, ठीक है। अच्छा, पूर्ण पढ़ते थे तो मम्मी पापा जो पैसे दिए ना उनका यूजफुल अधिक से अधिक यूज करो, ठीक है। यहाँ काम भर के टीचर आते हैं, अभी दौड़ निकालनी वो तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, ठीक है। तुम्हें पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ काम भर के टीचर आते हैं। और एक चीज़ और तुमको बता देता हूँ, पता नहीं फिर तुम मुझे मिलो नहीं मिलो, कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाए तो कोशिश करो कि एक दिन पहले उसको पढ़ के आओ। जिस दिन टीचर पढ़ाए उस दिन पढ़ो और अगले दिन उसका रिवीजन करो, ठीक है। क्योंकि तुम बैठने को चाहो तो बैठ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुमको पढ़ने का तरीका बता दिया। एक तरीका और बता रहा हूँ पढ़ने का। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र पढ़ो और शनिवार संडे को रिवीजन करो उसका, ठीक है। तो कम से कम तुम्हारा चीज़ तो तैयार हो जाएगी कम से कम। ये भी पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। या फिर दिन भर पढ़ो, रात को सोने से पहले 1-1.5 घंटे में रिवाइज कर लो, ये भी तरीका है पढ़ने का। या लिख कर पढ़ो, तुम्हें जो तरीका ठीक लगे वो तुम काम कर लो, ठीक है। अगर मम्मी पापा ने भेजा है तो मेहनत से पढ़ो, ठीक। अब पुलिस वाले बन जाना तो हमको याद करना कभी मिल जाए तुम्हें, ठीक है, पक्का। हाँ, चालान तो काटेगा ही भाई, मैथ्स पढ़ रहा है, चालान नहीं काटेगा। अरे मतलब वो उसकी बात समझो यार कभी प्रमोशन हो गया ऐसा ही हो जाओगे ना। मुझे कहने का मतलब है कि चालान, अब तुम एथिक्स पढ़ रहे हो और नैतिक मूल्य को खत्म कर लोगे, काम करा है। देखो, हमेशा जो ईमानदारी शब्द होता है ना वो तुमको अंदर से आनंद देता है। तुमने अगर किसी को सताया है, परेशान किया है, किसी के पैसे मार के बैठे हो, तो भगवान तो नहीं कि कर्म के सिद्धांत के अनुसार कहीं ना कहीं तुमको परेशान करेगा वो पैसा, तुम्हें उसकी सज़ा मिल जाएगी, ठीक है। वो है ना कि हाय बुरी गरीब की स्वर्गलोक तक जाए, मोए खाल की सांस से, ऐसे करके है ना। एक वो भी दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, कबीरदास की एक लाइन है इस तरीके से। तो भाई गरीब आदमी मत सताइए, इसकी जो बददुआ निकलेगी बहुत बेकार होती है, ठीक है। मिल्खा सिंह ने विभाजन के दौरान, आज मुझे मज़ा नहीं आया पढ़ाने में, तो सुबह से ही जब चाबी होगी ना दिमाग काम नहीं किया देंगे। विभाजन के दौरान पाकिस्तान में भेदभाव का सामना करने के बावजूद खेल भावना मनीषा जी आप कुछ हल्का सुन रही है, जब बरेली से कल से आएंगे जब से तब से शुरू से बोल देते हैं आप। मिल्खा सिंह ने विभाजन के दौरान पाकिस्तान में भेदभाव का सामना करने के बावजूद खेल भावना और सहिष्णुता का परिचय देते हुए अपने नए देश भारत की बहुत जल्दी बोल रहे सर, सही बात। मैं शुरू से बोला तो मुझे लगा जिनका छूट गया वो 1-2 लाइन लिख लेंगे। खेल भावना क्या बोलिए सर?
और सहिष्णुता का परिचय देते हुए अपने नए देश भारत की ओर से खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। अब देखो विभिन्न स्तरों पर सहिष्णुता की भूमिका, विभिन्न स्तरों पर सहिष्णुता की भूमिका। देखो व्यक्तिगत स्तर पर ये हमें दूसरों का सम्मान करना तथा सभी परिस्थितियों में सहनशील, अभिव्यक्ति, बनाए रखना सिखाती है। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर ने विदेशों में मैचों के दौरान नस्लीय टिप्पणियों का कहते हैं तुम काले हो हम गोरे हैं, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ये लाइन सुनी आपने? नस्लीय टिप्पणी का सामना करते समय शालीनता और असाधारण खेल भावना के साथ इसका जवाब दिया, जिससे उन्हें विश्व स्तर पर प्रशंसकों का सम्मान प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट डालो, सामाजिक स्तर पर। पहले व्यक्तिगत स्तर लिखा था, अब वो सामाजिक स्तर पर सहिष्णुता, सामाजिक स्तर पर सहिष्णुता शांति को बढ़ावा देती है,
शांति को बढ़ावा देती है और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखती है। स्वामी विवेकानंद उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ ना, अब मेरी तो नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ। जब बात हम बोल रहे हैं तो पूछोगे सब बात। हम फालतू में चलो कोई बात नहीं। उदाहरण के तौर पे स्वामी विवेकानंद की शिष्या कोई इमरजेंसी तो जाओ पूछ सकते। भगिनी निवेदिता, क्या बोला सर? स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने भारत के सामाजिक उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित करके फिर से बोल दे रहा हूँ। अच्छा, सामाजिक वो उदाहरण स्वरूप स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने भारत के सामाजिक उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित करके तथा अंतर धार्मिक समझ को बढ़ावा देकर सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। लिया फिर से बोलूं एक बार। हो गया सर। अब देखो, सरकारी स्तर पर सरकारी स्तर पर इसके बाद 2-3 लाइनें और बची, उतना हो जाएगा। सरकारी स्तर पर सहिष्णुता वैधता बढ़ाती है और विभिन्न मुद्दों पर समग्र दृष्टिकोण और समग्र मुद्दों पर दृष्टिकोण। हाँ, अरे वो यार ऐसा होता है लाइन है। नहीं, मैंने क्या लाइन बोली थी? वैधता बढ़ाती है और विभिन्न मुद्दे। एक, हाँ तुम बोलो। प्रदान करती है। हाँ भैया, रुको मैं फिर से बोल देता हूँ। कोई बात नहीं। सरकारी स्तर पर सहिष्णुता वैधता बढ़ाती है और विभिन्न मुद्दों पर समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। ऐसे लिख लो, ठीक है? ऐसे लिख लो। अब यार हूबहू लिखवाता रहूँगा तो काफ़ी उतरवा रहा हूँ फिर तो। एक तो लाइन ना इधर उधर हो जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ और लिखा है, मुझे कुछ और बोलना है, उदाहरण के तौर पर उसमें कुछ और लिखा है, मुझे कुछ और बोल के समझाना है, तो थोड़ा सा आगे पीछे देखो। उदाहरण स्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी ने, तुम जितने उदाहरण लिखोगे क्वेश्चन में, आंसर में तुम्हें उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। हर चीज का उदाहरण दो एथिक्स में, क्योंकि तुम्हें अपनी बात सिद्ध करना है। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के साथ
शांति वार्ता शुरू की, वार्ता शुरू की। जो पिछले टकरावों के बावजूद, जो पिछले टकरावों के बावजूद सुलह की दिशा में, सुलह की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। भारत के साथ पाकिस्तान कितने युद्ध हुए 3-4 युद्ध हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सोचा कि पुरानी बातों को भूलो और नई बात के लिए। कोई बता कितने युद्ध हुए भारत पाकिस्तान के बीच में? हैं? 3 हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहिष्णुता, बहन जी कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहिष्णुता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहिष्णुता। बोलो मत यार, अभी 2 मिनट बाद बोलना, 2 मिनट की क्लास और है। हाँ 4 मिनट है? क्या कह रही है? 4 मिनट की क्लास है सर। 4 मिनट की क्लास रह गई है, छोड़ दें। हाँ एक लाइन रह गई है, तेजी से लिखना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहिष्णुता शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देती है। उदाहरण स्वरूप, प्रियंका कहेगी सर बहुत तेज लिखवाया आपने। उदाहरण स्वरूप दलाई लामा नाम इंसान मालूम? दलाई लामा कल की तो छुट्टी है तुम लोगों की ना, कल 10 तारीख है ना, महावीर जयंती है शायद, है अम्बेडकर जयंती है सर, पता नहीं इसकी छुट्टी है या नहीं। दलाई लामा विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं। छुट्टी होगी तो पता चल जाएगी ना, ग्रुप में तो मैसेज आ जाएगा ना, आ जाता है ग्रुप में।